कहानी की शुरुआत वॉर्सा शहर को दिखाती हुई होती है और ये वक्त होता है सन 1939 का, जहाँ विलादेसा नाम एक पियानिस्ट को देखते हैं जो रेडियो स्टेशन में पियानो बजा रहा होता है। लेकिन तभी उन पर गोलियां चलने की आवाज आती है। लेकिन विलादेसा पियानो बजाने में ही मगा रहता है जैसे ये कोई नॉर्मल सी बात हो, और तभी उन पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कुछ देर के लिए विलादेसा को सुनाई देना बंद हो जाता है। वो जल्दी जल्दी से बाहर निकलता है जहाँ टोरेन नाम एक लड़की उसे मिलती है। वो विलादेसा को कहती है कि मुझे आपका पियानो बहुत पसंद है। इसके बाद विलादेसा घर आता है जहाँ वो देखते हैं उसकी फैमिली सारा सामान पैक कर चुकी है क्योंकि वो प्लान से निकलना चाहते थे, मगर विलादेसा उनको मना कर देता है। वो कहता है कि मैं जीऊं या मरूं लेकिन मैं अपने शहर को नहीं छोड़ूंगा। तभी वो रेडियो पर खबर सुनते हैं कि जर्मनी काफी तेजी से पोलैंड के इलाकों पर कब्जा कर रहा है और इसी बात के चलते ब्रिटेन ने भी उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। और देखते ही देखते जर्मन फौजें वॉर्सा तक पहुंच जाती हैं। वॉर्सा पर कब्जा करने के बाद जर्मन फौजें ऐलान करती हैं कि आज से हर यहूदी अपने बाजू पर 5 कोण वाले स्टार का पट्टा बांधकर बाहर निकलेगा और कोई भी यहूदी 2000 से ज्यादा पैसे घर पर नहीं रखेगा। ईमन के यहूदियों के फुटपाथ पर चलने पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। होटल और रेस्टोरेंट के बाहर भी लिख दिया जाता है कि डॉग्स एंड ज्यूज नॉट अलाउड। अब क्योंकि जर्मन फौजों ने वॉर्सा के सभी रेडियो स्टेशन तबाह कर दिए थे, इसलिए विलादेसा एक होटल में पियानिस्ट की जॉब करने लगता है। कुछ दिनों बाद जर्मनी वॉर्सा और इर्द-गिर्द के सभी यहूदियों को एक और इलाके में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे विलादेसा की फैमिली को भी अपना घर छोड़ना पड़ता है। जर्मन बाहर से उस एरिया को दीवार बनाकर बंद कर देते हैं ताकि कोई भी वहां से ना निकल सके। उस छोटे से एरिया में लगभग 3 लाख यहूदियों को रखा जाता है और देखते ही देखते वहां पर भूख इतनी बढ़ जाती है कि लोग खाने के लिए तरस जाते हैं। खाने पीने की कमी की वजह से सड़कों पर लाशों के अंबार लग जाते हैं और जर्मन अफीसर आते थे और कई बेगुनाह यहूदियों को मारकर चले जाते थे। अब हालात इतने खराब हो जाते हैं कि लोग एक ब्रेड के लिए आपस में लड़ जाते थे। इसके बाद जर्मन उन सभी यहूदियों को मजदूर कैंपों में भेजने का फैसला करते हैं। उन सभी लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रेनों में भरना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहां पर विलादेसा का एक दोस्त उसको देख लेता है और उसे पकड़कर छुपा देता है। विलादेसा ट्रेन में सवार होना चाहता था क्योंकि उसकी सारी फैमिली ट्रेन में होती है, मगर वो आदमी विलादेसा को रोक लेता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद वो ट्रेन उन सभी यहूदियों को लेकर वहां से निकल जाती है। अब विलादेसा की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसने अपनी पूरी फैमिली को एक साथ खो दिया था। वो जानता था कि अब उनमें से कोई भी वापस नहीं आएगा। वो फिर से उसी एरिया में आता है जहाँ पर उनको रखा गया था, लेकिन अब वहाँ पर चारों तरफ सामान और लाशें बिखरी हुई होती हैं। वो अंदर रूम में जाता है जहाँ उसे अलमारी में एक आदमी छुपा मिलता है और वो विलादेसा को भी अपने साथ छुपा लेता है। जब कुछ हालात ठीक हो जाते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं जहाँ वो बच्चे कुछ यहूदियों के साथ मिलकर जर्मन के लिए काम करने लग जाते हैं। एक दिन काम करते हुए विलादेसा से कुछ ईंटें नीचे गिर जाते हैं जिस पर वो जर्मन ऑफिसर उसे बहुत मारते हैं। इसके लिए उसके साथ वाले यहूदी उसका काम बदल देते हैं। एक रात विलादेसा किसी तरह से वहां से निकल जाता है और शहर में अपने कुछ जानने वालों के पास पहुंचता है जो उसकी तरह आर्टिस्ट होते हैं और उसका नाम एंड्रयू होता है। वो विलादेसा को कहते हैं कि हम तुम्हें एक जगह पर नहीं रख सकते क्योंकि जर्मन यहूदियों को देखते ही गोली मार देते हैं। वो उसे अपने साथ एक घर में ले जाता है और वो विलादेसा को कहते हैं कि मेरी वाइफ हफ्ते में 2 दफा तुम्हारे लिए खाना पानी लाएगी, और जाने से पहले वो विलादेसा को एड्रेस भी देते हैं और कहते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो इस पते पर आ जाना। कई दिन गुजर जाते हैं, एंड्रयू की वाइफ वहां पर नहीं आती, लेकिन एक सुबह एंड्रयू का दोस्त वहां पर आता है और उसे कहते हैं कि एंड्रयू और उसकी वाइफ को जर्मन ने पकड़ लिया है, इसलिए तुम्हें ये जगह तब्दील करना होगी। अब विलादेसा ठंड में कपकपाता हुआ उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वो दरवाजा नॉक करता है तो आगे टोरेटो थे जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। तभी पर उसका हस्बैंड आ जाता है और वो विलादेसा को अपने साथ लेकर एक घर में आ जाता है जो जर्मन हॉस्पिटल के करीब होता है। वो विलादेसा को कहते हैं कि ये पूरा इलाका जर्मन का है, जिससे उनको शक नहीं होगा कि तुम यहाँ पर हो। वो विलादेसा को एक आदमी से मिलाते और कहते हैं कि ये आदमी तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम करेगा, लेकिन वो आदमी कई दिनों बाद आता है और विलादेसा 2 हफ्तों तक भूखा प्यासा रहने की वजह से बीमार हो जाता है। कुछ दिनों बाद वहाँ पर टोरेट आते हैं तो उसे विलादेसा बहुत बीमार मिलता है। वो अपनी जान पहचान के एक डॉक्टर को लाते हैं जो बच्चों का डॉक्टर होता है और वो विलादेसा को चेकअप करता है और उसे कुछ मेडिसिन देता है। टोरेट विलादेसा को कहते हैं कि हम ये इलाका छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। उसे खाना देकर वहां से चली जाती है। उस बिल्डिंग में कोई लोग होते हैं जो जर्मन पर हमले करते रहते थे, इसलिए जर्मन उस बिल्डिंग पर अटैक कर देते हैं और विलादेसा को जगह छोड़ना पड़ती है। विलादेसा घर में आता है जहाँ उसे खाने का डिब्बा मिलता है जो सील पैक होता है। विलादेसा उस डब्बे को उठाकर एक ऐसी जगह पर आ जाता है जो बमबारी की वजह से पूरी तबाह हो चुकी थी। वो रात के वक्त उस डिब्बे को खोलने की कोशिश करता है, मगर तभी पर जर्मन ऑफिसर आ जाता है जिसे देखकर विलादेसा कांपने लग जाता है। वो विलादेसा से कहते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। विलादेसा कहते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ और ये डिब्बा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो विलादेसा से कहते हैं कि तुम क्या काम करते हो, जिस पर विलादेसा उसे कहते हैं कि मैं एक पियानिस्ट था। वो उसे एक पियानिस्ट के पास ले जाता है और उसे पियानो बजाने का कहता है। विलादेसा बहुत दुखी पियानो बजाता है। वो ऑफिसर विलादेसा से कहते हैं कि शायद तुम एक यहूदी हो, जिस पर विलादेसा कहते हैं कि हाँ। वो ऑफिसर बहुत नरम दिल होता है और उसे कुछ नहीं कहता। अगली सुबह विलादेसा के लिए कुछ ब्रेड लाता है और उसे कहते हैं कि रशियन आर्मी यहाँ पर पहुंच चुकी है, इसलिए हम सबको यहाँ से जाना होगा। वो जाते हुए अपना कोट उतार कर विलादेसा को दे देता है क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी और वैसे
ऐसे ही होता है। अगली सुबह रशियन आर्मी वहां पर पहुंच जाती है। वो खुशी खुशी बाहर आता है, लेकिन रशियन आर्मी उस पर फायर करना शुरू कर देती है क्योंकि उसने जर्मन ऑफिसर का कोट पहना हुआ था और वो उसे जर्मन समझ रहे थे। व्लादिसा चीख चीख कर कहते हैं कि मैं एक पोलिश हूँ और ये कोट सर्दी से बचने के लिए पहना हुआ है। रशियन सोल्जर भी समझ आते हैं कि वो एक सिविलियन है और उसे कोट फेंकने को कहते हैं। दूसरी तरफ हम उसी ऑफिसर को देखते हैं जिसने व्लादिसा की जान बचाई थी। उसको रशियन आर्मी ने सिपाहियों समेत पकड़ लिया था। तभी वहां से कुछ यहूदी गुजरते हैं और उनमें से एक यहूदी जर्मन सिपाहियों को देखकर कहता है कि तुमने सब कुछ मुझसे छीन लिया, मैं एक म्यूजिशियन था और तुम्हारी वजह से मेरा काम खत्म हो गया। ये सुनकर वो ऑफिसर खड़ा हो जाता है और उसे कहते हैं कि तुम व्लादिसा को जानते हो, जिस पर वो उसे कहते हैं कि हाँ मैं उसके साथ काम किया करता था। ये सुनकर ऑफिसर कहता है कि व्लादिसा को मेरे बारे में बताना और उसे कहना कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें याद कर रहा है। वो व्लादिसा को उसके बारे में बताता है। वो उस जगह पर आते हैं, लेकिन उस वक्त तक रशियन सिपाही सबको वहां से कैद करके ले गए थे। अब पोलैंड पूरी तरह से आजाद हो चुका था। बाद में बताया जाता है कि उस ऑफिसर की रशियन फैक्ट्री में काम करते हुए मौत हो गई थी और व्लादिसा सन 2000 में दुनिया से चले गए थे और इस इंसान पर ये सारी मूवी बनाई गई थी।